मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में अरस्तु के संविधान संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम अरस्तु के संविधान संबंधी विचारों के बारे में पढ़ेंगे। अरस्तु ने अपने संविधान संबंधी विचारों में एक परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि संविधान राज्य का संगठन है जिसके द्वारा पदों के वितरण की पद्धति, सर्वोच्च सत्ता के निवास स्थान तथा राजनीतिक समुदाय के लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। उनके जो संविधान संबंधी विचार हैं उनकी प्रमुख बातें इस प्रकार है। पहली सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि संविधान राज्य का आधार है। अरस्तु ने ये माना कि संविधान के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के द्वारा ही राज्य की शासन प्रणाली निश्चित होती है कि शासन प्रणाली किस प्रकार की होगी, राजतंत्रात्मक होगा, कुलीन तंत्रात्मक होगा या किसी और प्रकार का होगा। संविधान के द्वारा ये निश्चित किया जाता है कि सर्वोच्च सत्ता का स्थान कहाँ होगा, सर्वोच्च सत्ता कितने व्यक्तियों के हाथों में होगी, एक व्यक्ति के हाथों में होगी, दो व्यक्तियों के हाथों में होगी, अनेक व्यक्तियों के हाथों में होगी। संविधान के द्वारा ही राज्य के लक्ष्य स्पष्ट किया जाता है। तो कुल मिला के अरस्तु ने ये माना कि संविधान राज्य का एक आधार है। दूसरा, उन्होंने कहा कि संविधान राजनीतिक समुदाय की जीवन दृष्टि है। उन्होंने कहा कि संविधान नागरिकों की एक तरह से उस जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति है जिसकी प्राप्ति के लिए राजनीतिक समुदाय इकट्ठा होता है, राजनीतिक समुदाय संगठित होता है। उस समुदाय की जीवन दृष्टि होती है संविधान। तीसरा उन्होंने कहा कि आर्थिक वर्ग और संविधान के बीच में, आर्थिक वर्गों और संविधान के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। उन्होंने जो है संविधान में आदर्श राज्य में उन्होंने जो है अनेक प्रकार के वर्ग जो उन्होंने बताए हैं। नगर राज्य में अनेक प्रकार के वर्ग उन्होंने बताए हैं, जैसे कि धनिक वर्ग है, मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, दरिद्र वर्ग है, इनका उल्लेख किया गया है। और उन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक वर्ग ये चाहता है कि शासन सत्ता पर उनका अधिकार हो और वो अपने वर्गीय हितों को उसके माध्यम से प्राप्त करना चाहता है, अपने वर्गीय हितों को उसके माध्यम से संरक्षित करना चाहता है, अपने वर्गीय हितों को संविधान के माध्यम से बढ़ावा देना चाहता है। तो आर्थिक वर्ग और संविधान के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। संविधान में जो है उन्होंने ये माना, अरस्तु ने, कि संविधान के अनेक प्रकार होते हैं और मुख्य रूप से उन्होंने जो संविधानों के प्रकार बताए उनमें राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, संवैधानिक तंत्र और भीड़ तंत्र। उनका मत है कि एक तरह से संविधान का कोई भी रूप जो है चिरस्थायी नहीं होता और कालांतर में इनमें परिस्थितियों, आवश्यकताओं के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। और लास्ट में उन्होंने ये कहा है कि भाई संविधान के जो विभिन्न रूप हैं उसमें जो संयत लोकतंत्र होता है वो सर्वोत्तम संविधान होता है। और उन्होंने ये कहा है कि संवैधानिक तंत्र व्यवहारिक दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम संविधान है, क्योंकि इसमें श्रेष्ठ गुणों से संपन्न अनेक व्यक्ति शासन सत्ता में भाग लेते हैं और शासन सत्ता में अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। इसलिए संवैधानिक तंत्र जो है सबसे सर्वोत्तम संविधान है। संविधानों का
वर्गीकरण करते हुए उन्होंने जो है वर्गीकरण के जो आधार दिए हैं उनको उन्होंने दो प्रकार से, एक तरह से प्रमुख आधार उनके वर्गीकरण के स्वीकार किए हैं, संख्यात्मक आधार और गुणात्मक आधार। तो संख्यात्मक आधार के पर तो ये है कि शासन सत्ता कितने व्यक्तियों के हाथों में रहेगी, एक व्यक्तियों के हाथ में रहेगी, कुछ व्यक्तियों के हाथ में रहेगी, अनेक व्यक्तियों के हाथ में रहेगी। गुण के आधार पर, गुणात्मक आधार पर उन्होंने शासन की सत्ता को 3 शुद्ध और 3 विकृत, कुल मिला के 6 रूपों में विभाजित किया है। तो जो उन्होंने 3 शुद्ध और 3 विकृत रूप बताए हैं वो इस प्रकार है: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संयत लोकतंत्र। ये शुद्ध रूप है शासन के। और इनके जो विकृत रूप है वो है निरंकुश तंत्र, धनिक तंत्र और लोकतंत्र या भीड़ तंत्र। अब उन्होंने कहा है कि राजतंत्र में जो शासन व्यवस्था होती है वो प्रतिभा संपन्न एक व्यक्ति के हाथ में होती है और वह सामान्य में शासन करता है, लेकिन धीरे धीरे वो ये मानते हैं कि उसमें जो है विकृति आ जाती है उस शासन व्यवस्था में, और वो जो एक व्यक्ति जिसके हाथ में शासन सत्ता होती है वो नैतिक गुणों से हीन हो जाता है और वो सार्वजनिक हित की पूर्ति के बजाय अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की रक्षा करने लग जाता है। फलस्वरूप वो शासन जो है निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। कुलीन तंत्र में उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत राज्य की प्रभु सत्ता कुछ ऐसे व्यक्तियों के हाथों में होती है जो धनिक वर्ग के होते हैं और कुल व गुणों की दृष्टि से श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन वो सामान्य हित में शासन व्यवस्था करते हैं। लेकिन अरस्तु ये मानता है कि कुछ समय बाद या कालांतर में जो है इसमें भी विकृति आ जाती है और इसके अंतर्गत कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो धनिक तंत्र के तो होते हैं, जो धनिक वर्ग के तो होते हैं, लेकिन वो नैतिक गुणों की दृष्टि से हीन हो जाते हैं और वो शासन सत्ता जो है का संचालन सामान्य हित में नहीं करते बल्कि अपने वर्गीय हितों की पूर्ति में लग जाते हैं। तो ये इससे जो है धनिक तंत्र की स्थापना हो जाती है। और शुद्ध रूप जो है शासन का वो बता रहा है संयुक्त लोकतंत्र। तो वो कहता है कि संविधान के इस रूप के अंतर्गत जो है राज्य की प्रभु सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में होती है। और ये मध्यम वर्ग की संख्या हमेशा किसी भी राज्य में अधिक होती है। और ये जो मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, ये जो इनकी आस्था जो कानून के अंतर्गत होती है, विधि के अंतर्गत होती है और विधि के अनुसार जो है शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं और सामान्य हित में ये शासन व्यवस्था का संचालन कानून के अनुसार करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ समय बाद कालांतर में इसमें विकृति आ जाती है और ये जो प्रभु सत्ता राज्य के निर्धन वर्ग के हाथ में केंद्रित हो जाती है। राज्य में के निर्धन वर्ग में संख्या अत्यधिक होती है और हालांकि ये एक तरह से बहुमत का शासन होता है, लेकिन निर्धन वर्ग में शिक्षा व साधनों का अभाव होता है और वह संपन्न वर्ग के प्रति ईर्ष्यालु भी होता है। फलस्वरूप ये जो है सामान्य हित की उपेक्षा करने लग जाते हैं और गरीब वर्ग के स्वार्थों की पूर्ति के लिए शासन प्रक्रिया का संचालन किया जाता है और इससे जो है लोकतंत्र या भीड़तंत्र की उत्पत्ति होती है। तो कुल मिला के शुद्ध और विकृत रूप और शासन की करने वालों की संख्या के आधार पर जो है वो इस प्रकार निम्न प्रकार शासन व्यवस्था का वर्गीकरण करता है। यानी शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1, शुद्ध रूप से वो होगा राजतंत्र, लेकिन विकृत रूप से वो होगा निरंकुश तंत्र। शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कुछ, शुद्ध रूप से शासन व्यवस्था होगी कुलीन तंत्र, लेकिन विकृत रूप से वो होगी धनिक तंत्र। शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या अनेक, शुद्ध रूप से वो होगा संयत प्रजातंत्र या संवैधानिक तंत्र, लेकिन विकृत रूप से वो होगा लोकतंत्र या भीड़ तंत्र। इस प्रकार अरस्तु जो है शासन व्यवस्था के शुद्ध और विकृत रूप बताता है और इनका वर्गीकरण करता है। और उसका ये मानना है कि ये शासन व्यवस्था में जो एक तरह से जो चक्रीय परिवर्तन होता है, तो वो चक्रीय परिवर्तन वो कहता है कि एक निश्चित क्रम में होता है और उसके अनुसार अरस्तु के अनुसार उनका मानना है कि सबसे पहले राजतंत्र की स्थापना होती है, कुछ समय बाद वो विकृत हो जाता है और निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। निरंकुश तंत्र भी अत्याचार से दुखी
निरंकुश तंत्र के अत्याचार से जो है जनता दुखी हो जाती है। राज्य के संपन्न और कुछ जो है प्रभावशाली जो व्यक्ति होते हैं वो उसके खिलाफ आखिरकार क्रांति कर देते हैं और निरंकुश तंत्र का अंत करके सामान्य हित में कुलीन तंत्र की स्थापना करते हैं। लेकिन कालांतर में कुलीन तंत्र भी विकृत हो जाता है और तब धनिक तंत्र की स्थापना होती है। इसके कुशासन से पीड़ित अधिकांश मध्यम वर्गीय जो नागरिक होते हैं वो धनिक तंत्र का अंत कर देते हैं और संयुक्त प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। कालांतर में ये संयुक्त प्रजातंत्र होता है वो भी भ्रष्ट हो जाता है और अपने विकृत रूप से में जो है लोकतंत्र या भीड़ तंत्र में बदल जाता है। इस प्रकार जो है लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो इस तरह से अरस्तु जो है एक ये उनके चक्रीय परिवर्तन का एक तरह से वो ऐतिहासिक सिद्धांत है और वो ये कहता है कि शासन व्यवस्था में इस तरह से एक चक्रीय परिवर्तन होता है।